Chapter 4 Accounting Ratios. This chapter is part of management accounting. Now there are three different branches of accounting: financial accounting, cost accounting and management accounting. फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज करके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए हैं फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ यूज ऑफ और कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग. तो फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो एलिमेंट्स है, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मीन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट में जो एलिमेंट्स है या कॉस्ट शीट में कॉस्ट अकाउंटिंग के जो एलिमेंट है, उनमें से हम रिलेवेंट आइटम्स के बीच में कोई रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन थ्रू, ताकि फ्यूचर के लिए हम नेसेसरी डिसीजंस ले सकें. तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हिस्सा है. और अदर कॉन्सेप्ट्स भी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, लाइक कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट. और ये है अकाउंटिंग रेशियोज, जिसमें एलिमेंट्स जिसके बीच में कोई ना कोई रिलेशन है और वहां पे हम कोई ना कोई प्रपोर्शन एस्टैब्लिश करके फ्यूचर के लिए डिसीजंस लेते हैं. तो इसमें सबसे पहले हम बैलेंस शीट के फॉर्मेट को समझते हैं. बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है. नॉर्मली कंपनी की बैलेंस शीट हम वर्टिकल फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013, जिसके अंदर लायबिलिटी साइड पे तीन हेड्स होते हैं. पहला इक्विटी, शेयर इक्विटी एंड लायबिलिटी. इक्विटी एंड लायबिलिटी मेन टाइटल है, जिसके अंदर तीन पार्ट है: शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के बाद नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी. वो तीनों को हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में प्रेजेंट किया है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में कोई ना कोई मिसिंग आइटम फाइंड करनी है, तो उसके लिए नेसेसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं विद दिस हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट. तो पहले यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड और ओनर्स फंड या प्रोप्राइटर्स फंड फर्स्ट टर्म है, जिसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है. उसके साथ अगर हम लॉन्ग टर्म डेब्ट यानी नॉन करंट लायबिलिटीज को ऐड करें तो बन जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड. तो पहला पार्ट है शेयर होल्डर्स फंड, ओनर्स फंड या प्रोप्राइटर्स फंड, जिसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस आते हैं. अब रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर फ्री रिजर्व्स है, जिसके अंदर कैपिटल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज इंक्लूडेड. तो ये तीन चीज मिलके शेयर होल्डर्स फंड बनाते हैं. उसके अंदर लॉन्ग टर्म डेब्ट यानी नॉन करंट लायबिलिटीज को प्लस करे, मर्ज करे, तो बन जाती है टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड. और एक पार्ट जो बचता है वो है करंट लायबिलिटी, और नॉन करंट और करंट लायबिलिटी को ऐड करे तो बन जाता है टोटल डेब्ट. मींस लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस शॉर्ट टर्म डेब्ट इज इक्वल टू टोटल डेब्ट. और नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी में भी दो दो पार्ट से डायमेंशन है: लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. असेट साइड पे दो पार्ट है: नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, और उसको ऐड करने पे बन जाती है टोटल एसेट्स. तो ये बैलेंस शीट का ये स्ट्रक्चर नेसेसरी आइटम्स को कंप्यूट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमें याद रखना है. यहाँ पे फर्स्ट टाइप है टाइप 1, जो लिक्विडिटी रेशियोज में से करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो के बारे में है. तो करंट रेशियो की फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, यानी वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच का रिलेशन एस्टैब्लिश करता है. और इसका आइडियल प्रोपोर्शन होता है 2:1, क्योंकि करंट एसेट्स 2 रुपए की है तो करंट लायबिलिटी 1 रुपए की होनी चाहिए, यानी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से डबल अमाउंट की होनी चाहिए. क्योंकि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहा जाता है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. तो ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का हिस्सा है. अगर वर्किंग कैपिटल प्रॉपरली मैनेज नहीं है तो कई बार प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज को भी लिक्विडेशन में जाना पड़ सकता है. ऐसी सिचुएशन पास्ट में क्रिएट हुई है. कई कंपनीज के केसेस में प्रॉफिट मेकिंग सिचुएशन होने के बाद भी ड्यू टू इनसफिशिएंट लिक्विडिटी और इनसफिशिएंट करंट एसेट्स वो कंपनीज लिक्विडेशन में गई है. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और जिसके लिए ये जो दो मेन एलिमेंट है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, उन दोनों के बीच के रिलेशन को हमें समझना है. और 2:1 का एक आइडियल प्रोपोर्शन कंपनीज एक्ट 2013 थ्रू हमें बताया जाता है. लेकिन सबसे पहले प्रैक्टिकल सम से पहले हमें उसके एलिमेंट्स को समझना होगा कि करंट एसेट्स में क्या क्या आता है. तो करंट एसेट्स इंक्लूड कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, बिल्स रिसीवेबल, एक्रूड इनकम एंड करंट इन्वेस्टमेंट. ये सारे करंट एसेट्स के पार्ट है. और करंट लायबिलिटी के जो एलिमेंट्स है वो है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. सो ऑल दिस करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, और उसके बीच का रिलेशन होगा करंट रेशियो थ्रू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी.
नेक्स्ट पार्ट जो है वो है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, जो कि है लिक्विड रेशियो की फॉर्मूला। लिक्विड रेशियो, अब लिक्विड रेशियो करंट रेशियो से आगे का टेस्ट है, फर्दर टेस्टिंग है, जिसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि भले करंट एसेट सफिशिएंट है, बट वी नीड टू चेक वेदर लिक्विडिटी इज सफिशिएंट और नॉट टू मीट दिस करंट लायबिलिटी। यानी हमारे पास रिक्वायर्ड लिक्विडिटी है कि नहीं टू पे ऑफ दिस करंट लायबिलिटीज, उसको चेक करने के लिए नेक्स्ट पार्ट है लिक्विडिटी रेशियो, जिसकी फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो लिक्विड एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स आती है, उसमें ऑलमोस्ट ऑल करंट एसेट्स है, लेकिन उनमें से तीन चीजें, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस और लूज टूल्स नहीं लिया जाता। यानी बेसिकली स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस नहीं लिया जाता। लूज टूल्स को तो हम यहाँ करंट एसेट्स में भी कंसिडर नहीं करते, क्योंकि लूज टूल्स हम यूटिलाइजेशन पर्पस के लिए होल्ड करते हैं। लूज टूल्स है, स्पेयर पार्ट्स है, ये जो असेंबलीज है, ये आइटम्स हम कभी बेच के उसको कैश में कन्वर्ट नहीं करते, वो यूटिलाइजेशन के लिए है, इसलिए उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ना करंट एसेट में या ना लिक्विड एसेट में। स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को इसलिए हटाना है करंट एसेट्स में से while obtaining this liquid asset, क्योंकि स्टॉक को हम इमीडिएटली बेच के कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और दूसरी बात है प्रीपेड एक्सपेंस, ये हमारी साइड से हमने कोई कंसिडरेशन पे कर दिया है जिसका बेनिफिट अभी लेना बाकी है दूसरी किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसमें से भी कोई कैश कभी जनरेट नहीं होगा। इसलिए स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को यहां से एलिमिनेट करेंगे हम करंट एसेट्स में से, तो हमें मिल जाएगी लिक्विड एसेट। लिक्विड रेशियो को क्विक रेशियो और एसिड रेशियो के नाम से भी जाना जाता है, ये हमें समझना है कि लिक्विड रेशियो इज ऑल्सो टर्म्ड एज क्विक रेशियो और एसिड रेशियो, और फॉर्मूला याद रखना है खास, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में करंट रेशियो फाइंड करना है, फॉर्मूला है सीए करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, जिसके लिए पहले जो हमारे पास लिस्ट ऑफ बैलेंसेस है क्वेश्चन के, उसमें से करंट एसेट्स के लिए एक वर्किंग नोट है जिसमें इन्वेंट्री 2,37,500, ट्रेड रिसीवेबल। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ट्रेड रिसीवेबल या डेटर्स की जब अमाउंट दी जाए तो उसमें से हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी जो प्रोबेबल लॉस के चांसेस है फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, उसको माइनस करके जो हमारे लिए रिसीवेबल अमाउंट है, वो रिसीवेबल अमाउंट 7,75,000 इन दिस केस यहाँ पे मेंशन करना है। कोई भी क्वेश्चन हो, जब हमें ट्रेड रिसीवेबल लेने हैं इन केस ऑफ करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो, तो ट्रेड रिसीवेबल में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करके अमाउंट कंसिडर करनी। फिर करंट इन्वेस्टमेंट है 25,000, कैश और बैंक बैलेंस है 25,000, शॉर्ट टर्म एडवांसेस है 10,000, प्रीपेड एक्सपेंस 12,500, एक्रूड इनकम ऑफ 5,000 एंड एडवांस टैक्स ऑफ ₹10,000। तो टोटल करंट एसेट्स है 11 लाख रुपीस। और करंट लायबिलिटीज की सिचुएशन देखते हैं तो ट्रेड पेबल्स है 1,75,000, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है 25,000, करंट लायबिलिटी अदर करंट लायबिलिटी इज 50,000 एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन से 3 लाख। सो टोटल करंट लायबिलिटी की अमाउंट है 5,50,000। अब प्रोपोर्शनेटली यहाँ पे सेट करें करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, तो 11 लाख बाय 5,50,000 करंट रेशियो की अमाउंट आएगी, मींस करंट रेशियो का आंसर आएगा 2:1, यानी 2 रुपए की करंट एसेट है 1 रुपए की करंट लायबिलिटी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब यहाँ पे करंट रेशियो फाइंड करना है, लेकिन वर्किंग कैपिटल का पॉइंट दिया गया है। वर्किंग कैपिटल के लिए फॉर्मूला याद रखनी है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो उसके लिए 5 लाख रुपीस की वर्किंग कैपिटल है और 6 लाख रुपीस की करंट एसेट्स है। तो पहले हमें करंट लायबिलिटीज फाइंड करनी है, जिसकी अमाउंट आएगी 1 लाख रुपीस। दूसरी बात है कि करंट एसेट्स में नेसेसरी ऑल्ट्रेशन करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें करंट एसेट्स 8 लाख दिया गया है, हमने यहाँ 6 लाख इसलिए लिया है क्योंकि करंट एसेट्स के अंदर लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स की ये जो अमाउंट है 1,50,000 एंड 50,000 वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। हमें इस तरह से एसेट्स दी गई है कि करंट एसेट्स टोटल 8 लाख है, इसमें 4 लाख रुपए की इन्वेंट्री है और 4 लाख रुपए की अदर करंट एसेट्स है, जिसके अंदर ये लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स इंक्लूडेड है। तो उन दोनों को हमें हटाना होगा, क्योंकि वो करंट एसेट्स के अंदर हम कंसिडर नहीं कर सकते रेशियो फाइंड करने के पर्पस के लिए। इसलिए वो दो माइनस करने पे करंट एसेट्स की वैल्यू आई है 6 लाख, और वो 6 लाख यहाँ फॉर्मूला में रखने पे हमें करंट लायबिलिटी मिली है 1 लाख रुपीस। अदरवाइज क्वेश्चन में करंट एसेट्स की अमाउंट 8 लाख है, ये ध्यान रखना है। तो करंट एसेट्स, नॉर्मल करंट एसेट्स 8 लाख है, बट रेशियो के कैलकुलेशन के पर्पस के लिए हमें लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स को हटाना है, इसलिए करंट एसेट 6 लाख और करंट लायबिलिटी 1 लाख, तो रेशियो आएगा 6:1। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे करंट रेशियो का कैलकुलेशन करना है, सेम फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी।
अब उसके लिए वर्किंग नोट में क्रेडिटर से 80,000 और अदर करंट लायबिलिटी दी गई है 4 लाख, तो टोटल करंट लायबिलिटी होगी 4,80,000। दूसरी एक बात है, वर्किंग कैपिटल हमें दिया गया है 7 लाख का, जिसमें से करंट एसेट्स मिलेगी विद द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, जिसमें ये वर्किंग कैपिटल के 7 लाख और करंट लायबिलिटी के 4,80,000 को लिखे तो करंट एसेट्स हमें मिलेगी 11,80,000। तो 1180 की करंट एसेट और 480 की करंट लायबिलिटी, तो करंट रेशियो की अमाउंट आएगी, मीन्स वैल्यू आएगी 2.45:1, मीन्स वी हैव 2 रुपीज एंड 45 पैसे अगेंस्ट लायबिलिटी ऑफ 1 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में करंट रेशियो है, लेकिन जिसके लिए वर्किंग नोट पहले। अब यहाँ सिचुएशन ये है कि हमें टोटल डेप्ट दिया गया है। अब टोटल डेप्ट के अंदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों डेप्ट का एडिशन होता है, हमें उसमें से करंट लायबिलिटी का पार्ट अलग करना है करंट रेशियो के लिए। तो टोटल डेप्ट में से लॉन्ग टर्म डेप्ट माइनस करने पे हमें करंट लायबिलिटी मिलती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के एडिशन से टोटल बनता है। इसलिए पहले करंट लायबिलिटी फाइंड करने के लिए टोटल डेप्ट में से लॉन्ग टर्म डेप्ट माइनस करेंगे। 6,50,000 माइनस 5 लाख, 1,50,000 उसकी अमाउंट है। वर्किंग कैपिटल दिया गया है, तो उसको फॉर्मूला में करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी में यूज करने पे करंट एसेट की वैल्यू आएगी 4,50,000, जिसको यहाँ पे 450 अपॉन 150 लिखेंगे तो करंट रेशियो की अमाउंट है 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन में करंट रेशियो कैलकुलेट करने में यहाँ पे वर्किंग नोट है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल की अमाउंट है 7,20,000 और करंट एसेट्स फाइंड करने हैं और करंट लायबिलिटी दी गई है 2,40,000। इस क्वेश्चन में अलग से 40,000 के ट्रेड पेएबल्स दिए गए। अब इस तरह की इंफॉर्मेशन को खास कंसीडर करना है कि ट्रेड पेएबल्स भी दी और करंट लायबिलिटी भी दी गई। तो ट्रेड पेएबल्स इज पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, हमें ध्यान रखना है कि ट्रेड पेएबल्स ऑलरेडी करंट लायबिलिटी के अंदर इंक्लूडेड है, इसको अलग से हमें माइनस नहीं करना है या करंट लायबिलिटी के अंदर मर्ज नहीं करना है। दिस 40,000 ऑफ ट्रेड पेएबल्स इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, इसलिए वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला थ्रू हमें करंट एसेट मिलेगी 9,60,000 और फिर करंट रेशियो फाइंड करने में 9,60,000 अपॉन 2,40,000 ऑफ करंट लायबिलिटी, सो रेशियो विल बी 4:1। नेक्स्ट केस में यहाँ पे अलग अलग 3 कंडीशन है, तो सेकंड कंडीशन में करंट रेशियो ही फाइंड करना है, लेकिन करंट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स। क्यों यहाँ पे? क्योंकि ये टोटल दिया गया है टोटल एसेट्स में 2 डायमेंशन है, नॉन करंट एंड करंट एसेट्स। तो टोटल में से नॉन करंट एसेट माइनस करने पे हमें करंट एसेट मिलेगा, इसलिए करंट एसेट्स इक्वल्स टू 30 lakhs माइनस 22 lakhs, तो उसकी वैल्यू आएगी 8 लाख रुपीज। वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि वर्किंग कैपिटल 6 लाख दिया गया है, इससे हमें करंट लायबिलिटी मिलेगी 2 लाख रुपए। सो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो आएगा 4:1। 8 लाख बाय 2 लाख, तो उसका आंसर है 4:1। नेक्स्ट केस में करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू टोटल डेप्ट माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। अब हमारे पास टोटल डेप्ट है, यानी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का कॉम्बिनेशन है टोटल डेप्ट। उसमें से जब हम नॉन करंट लायबिलिटीज को माइनस करेंगे टोटल में से, तो हमें करंट लायबिलिटी मिलेगी। तो टोटल डेप्ट है 18 lakhs और नॉन करंट लायबिलिटी है 16 lakhs, तो करंट लायबिलिटी का अमाउंट है 2 लाख रुपीज। वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला में CA माइनस CL में वर्किंग कैपिटल 4 लाख और करंट लायबिलिटी है 2 लाख, जिससे हमें करंट एसेट्स मिलेगी 6 लाख, करंट लायबिलिटी 2 लाख एंड करंट एसेट है 6 लाख, तो रेशियो आएगा 3:1। उसके बाद यहां से हमें रिवाइज्ड करंट रेशियो फाइंड करना है, यानी करंट रेशियो ऑलरेडी दिया गया है, एग्जिस्टिंग कोई पोजीशन है और उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन होने के बाद हमें रिवाइज करंट रेशियो फाइंड करना है। अब यहाँ पे करंट एसेट्स की पोजीशन 4,50,000 है और करंट लायबिलिटी की पोजीशन 2 लाख रुपीज है और परचेज ऑफ गुड्स है ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। तो इसकी वजह से क्या होगा, करंट एसेट बढ़ जाएगी क्योंकि स्टॉक इन्वेंट्री का लेवल बढ़ेगा, इसलिए 4,50,000 की ओरिजिनल करंट एसेट में 50,000 प्लस करे तो 5 लाख रुपए की रिवाइज करंट एसेट होगी और 2 लाख रुपीज की करंट लायबिलिटी में जो 50,000 लायबिलिटी बढ़ेगी टुवर्ड्स क्रेडिटर्स, वो ऐड करने पे रिवाइज करंट लायबिलिटी हो जाएगी 2,50,000। तो रिवाइज करंट रेशियो की कंडीशन होगी रिवाइज करंट एसेट्स अपॉन रिवाइज करंट लायबिलिटी, RCA अपॉन RCL। सो 5 लाख बाय 2,50,000, तो यहाँ पे रेशियो आएगा 2:1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट का एक स्ट्रक्चर ये यूज किया है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ पे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों मिसिंग है। क्वेश्चन वही है करंट रेशियो फाइंड करने के लिए, तो उसके लिए
पहले हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दिया गया है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व्स एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। यानी बैलेंस शीट के 4 मेन आइटम्स के बाद सिर्फ करंट लायबिलिटीज ही बच जाती है, इसलिए कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट है 20 लाख और नॉन करंट एसेट्स और टोटल एसेट्स दिया गया है। यहाँ पे टोटल एसेट्स है 22 लाख, जिसमें से नॉन करंट 10 लाख है और क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है यहाँ क्वेश्चन में कि कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। यानी कि हमारे जो 22 लाख की अमाउंट है 22 लाख रुपीस की टोटल एसेट्स में से अगर हम नॉन करंट एसेट्स के 10 लाख रुपए माइनस करें तो जो भी बचेगा वो करंट एसेट्स है, इसलिए 12 लाख रुपए की करंट एसेट्स हुई। और वही 22 लाख रुपीस का टोटल लायबिलिटी साइड पुट अप करें और उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड के 20 लाख माइनस करने पे करंट लायबिलिटी की अमाउंट है 2 लाख रुपीस। तो इस तरह से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी फाइंड करनी है। तो रेशियो, यहाँ पे करंट रेशियो के अंदर उसकी वैल्यू रखेंगे जो है 12 लाख, 12 लाख अपॉन 2 लाख, तो रेशियो आएगा 6:1। नेक्स्ट क्वेश्चन में करंट रेशियो की, अब यहाँ पे रिवाइज करंट रेशियो की कंडीशन है। एक एक केस के अंदर A to G केसेस दिए गए हैं और उसमें फर्स्ट जो कंडीशन है, अब यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस, दो पॉसिबिलिटीज दी गई है कि करंट रेशियो की एग्जिस्टिंग पोजीशन 1:1 हो और पोजीशन अगर 0.8:1 हो। ये दोनों कंडीशन यानी एक इक्वल हो और दूसरा बिलो दैट लेवल हो यानी 0.8:1 हो, तो दोनों में क्या क्या चेंजेस होंगे, यानी हमें केसेस दिए गए, हर एक केस की क्या इंपैक्ट होगी। तो हमने पहला केस 1:1 वाला लिया है यहाँ पे और सारी आर्बिट्री वैल्यूज है, यानी एजम्पशन किया गया यहाँ पे कि भाई करंट रेशियो अगर 1:1 है तो दोनों कंपोनेंट करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी दोनों सेम है, दोनों 10-10 हजार यहाँ पे हमने एज्यूम किया है और हर एक में RCR रिवाइज करंट रेशियो फाइंड करना है। तो जिसके लिए पहला केस है जिसमें बोला गया कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स, यानी क्रेडिटर्स को चुकाया जाए 2,000 रुपए। तो इससे क्या इंपैक्ट आएगा, करंट एसेट 10,000 में से 2,000 माइनस करके 8,000 हो जाएगा और करंट लायबिलिटी भी 10 में से 2 माइनस करने पे 8,000 हो जाएगा। तो जो रिवाइज रेशियो वो 1:1 ही रहेगा, यानी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। दूसरे केस बी में हमें पूछा गया है कि परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए, यानी इन्वेंट्री भी बढ़ा है और क्रेडिटर भी बढ़ा है। तो ये करंट एसेट्स रिवाइज होके 14,000, 4,000 रुपए का गुड्स खरीदा गया है तो करंट एसेट्स हो जाएगी 14,000 और लायबिलिटी हो जाएगी 14,000, इसलिए यहाँ पे भी रेशियो में कोई चेंज नहीं है, 1:1 रहेगा। सी में हमें पूछा गया है कि परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश में परचेज किया है तो एक एसेट बढ़ेगा यानी इन्वेंट्री बढ़ेगी और एक एसेट कम होगा यानी कैश कम होगा, इसलिए करंट एसेट्स 10,000 में +5,000 और -5,000 करें तो वो उसमें कोई चेंज नहीं है, 10,000 रहेगा और लायबिलिटी भी 10 की 10,000 रहेगी, इसलिए रेशियो भी 1:1 यानी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट केस डी में हमें पूछा गया कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ ₹3,000। अब डिविडेंड पहले प्रपोज किया जाता है और फिर वो डिविडेंड पेएबल बनता है जो बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी का हिस्सा है। अब उसमें से अगर हमने डिविडेंड पे किया 3,000 रुपीज का तो इट विल अफेक्ट बोथ दी आइटम्स, करंट एसेट 3,000 रुपए कम हो जाएगी और करंट लायबिलिटी भी 3,000 कम हो जाएगी, इसलिए दोनों की अमाउंट 7,000 अगर लेते हैं तो 1:1 का रेशियो आएगा, यानी यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट केस में हमें बोला गया कि बिल्स पेएबल डिस्चार्ज मींस बिल्स पेएबल का पेमेंट कर रहे हैं यानी करंट लायबिलिटी चुका रहे हैं हम, तो करंट एसेट में से भी 1,000 रुपए कम होगा। अगर 1,000 रुपीज हम एज्यूम करें यहाँ पे लायबिलिटी का जो हम पे कर रहे हैं बिल्स पेएबल की, तो करंट एसेट भी 1,000 कम होके 9,000 हो जाएगा और करंट लायबिलिटी भी 1,000 कम होके 9,000 होगा, इसलिए यहाँ पे भी रेशियो 1:1 रहेगा यानी कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन एफ में बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर को एंडोर्स किया गया है 1,500 का बिल, यानी करंट एसेट में से 1,500 कम होंगे और करंट लायबिलिटीज में से भी 1,500 कम होंगे, क्योंकि क्रेडिटर्स भी रिड्यूस होंगे और करंट एसेट भी रिड्यूस होगी, इसलिए दोनों में से माइनस करने पे न्यू वैल्यू ऑफ करंट एसेट मींस रिवाइज करंट एसेट्स 8,500 एंड रिवाइज करंट लायबिलिटी विल बी 8,500, सो रेशियो विल बी सेम 1:1, सो नो चेंज। लास्ट केस जी में हमें बोला गया यहाँ पे कि बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर, जो हम एंडोर्स कर रहे हैं वो अगर डिसऑनर हो जाए तो डिसऑनर के केस में अमाउंट अगेन डेटर से लेनी है और क्रेडिटर को पे करनी है, इसलिए डेटर भी बढ़ेंगे और क्रेडिटर भी बढ़ेंगे, यानी करंट एसेट भी बढ़ेगी और करंट लायबिलिटी भी बढ़ेगी, तो दोनों में 800 प्लस करने पे
10,800 अमाउंट आएगा, इसलिए रेशियो भी 1:1 रहेगा, यानी कोई चेंज नहीं होगा। तो 1:1 के केस में 1:1 जहां पे हमने लिया है 10,000 रुपए, इसमें ए बी सी डी ई एफ और जी तक के केसेस हमने चेक किए, जिसके अंदर ऑलमोस्ट मींस मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर नो चेंज का आंसर है। अब यहां से आगे हमें दिया गया कि अगर केस 0.8:1 होता, यानी करंट एसेट 80 पैसे अगेंस्ट करंट लायबिलिटी ऑफ 1 रुपीज होता, तो ये सारे केसेस के अंदर क्या चेंज आता रेशियो में, उसके लिए यहाँ पे ये सेकंड पार्ट लिया है हमने, तो उसको चेक करते हैं पहले। अब करंट एसेट्स को हमने 8,000 लिया है और करंट लायबिलिटीज 10,000, तो फर्स्ट केस है कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स 2,000, यानी 2,000 दोनों में से माइनस करना है, तो 6,000 और 8,000 होगा, 6,000 और 8,000 अमाउंट आएगी, तो 6/8 करने पे 0.75:1 होगा, पहले 0.8 था 0.75 हुआ, यानी ये रेशियो यहाँ पे डिक्रीज हुआ। नेक्स्ट केस में हमें पूछा गया है कि परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, 4,000 रुपए का गुड्स हमने क्रेडिट पे खरीदा है, जिससे इन्वेंट्री बढ़ेगी यानी स्टॉक बढ़ेगा और क्रेडिटर बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पे दोनों कंपोनेंट चेंज होंगे। 8 + 4 12,000 होगा करंट एसेट और 10 + 4 14,000 होगा करंट लायबिलिटी, इसलिए यहाँ पे 12/14 इज 0.86:1, 0.86:1 यानी यहाँ पे रेशियो इंक्रीज होगा। उसके बाद सी में परचेज गुड्स फॉर कैश, अब कैश में अगर परचेज करे तो एक एसेट बढ़ेगा, इन्वेंट्री बढ़ेगा, और दूसरा एसेट यानी कैश कम होगा, इसलिए 8,000 में +5,000 -5,000, सो नेट अमाउंट उसका 8,000 ही रहेगा और करंट लायबिलिटी 10,000, तो यहाँ पे 8,000/10,000 करने पे नो चेंज इन द रेशियो। नेक्स्ट केस में हमें बोला गया कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड पे करना है, यहाँ पे हमने अमाउंट 3,000 एज्यूम किया है, 3,000 माइनस करना है करंट एसेट में से, क्योंकि उतना बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा और पैरेलल करंट लायबिलिटी में वो डिविडेंड की अमाउंट होती है वो भी रिड्यूस होगा, इसलिए करंट लायबिलिटी की अमाउंट होगी 7,000। तो अगर 5,000/7,000 करे तो यहाँ पे आएगा 0.71:1, 0.71:1 है, इसलिए यहाँ पे रेशियो डिक्रीज होगा। नेक्स्ट केस में बिल्स पेबल डिसऑनर का बोला गया है, बिल्स पेबल डिस्चार्ज का है, बिल्स पेबल का पेमेंट हुआ है और वो 1,000 रुपीज का पेमेंट है, तो करंट एसेट 8,000 - 1,000 7,000 एंड करंट लायबिलिटी 10,000 - 1,000 9,000 होगा, 7/9 करने पे 0.77:1 आएगा, यानी यहाँ पे भी डिक्रीज होगा करंट रेशियो का अमाउंट। नेक्स्ट केस में बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर, यानी बिल्स रिसीवेबल क्रेडिटर्स को दिया गया है, इसकी वजह से करंट एसेट्स में से माइनस होगा और करंट लायबिलिटी में से भी माइनस होगा, इसलिए दोनों में से रिड्यूस करने पे 6,500 एंड 8,500 होगी अमाउंट, और वैल्यू यहाँ फॉर्मूला में रखने पे 0.76:1 होगा, तो अगेन यहाँ पे भी रेशियो डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर इज डिसऑनर। अब ये बात समझनी है, जैसे यहाँ पे एंडोर्स करते हैं हम क्रेडिटर को, तो एंट्री होती है क्रेडिटर्स टू बिल्स रिसीवेबल, इसलिए यहाँ पे दोनों कंपोनेंट कम होते हैं, लेकिन जब वो बिल डिसऑनर हो जाए, यहाँ पे हमने अमाउंट 800 लिया है, अगर ये डिसऑनर हो जाता है तो अगेन इट इज रिसीवेबल फ्रॉम डेटर एंड पेएबल टू क्रेडिटर, इसलिए दोनों में प्लस करने पे 8,800 इज ऑफ करंट एसेट एंड 10,800 इज फॉर करंट लायबिलिटी, इसलिए यहाँ पे रेशियो आ जाएगा 0.81:1, यानी रेशियो इंक्रीज होगा। तो यहाँ तक के केसेस थे। इसके बाद जो हमने लास्ट में एक एक्स्ट्रा पार्ट लिया है, क्योंकि हमारे पास दो केस थे, एक जहाँ पे 1:1 का रेशियो हो और दूसरा जहाँ पे 0.8:1 हो, यानी एक में करंट एसेट लायबिलिटी के इक्वल हो और दूसरे में करंट एसेट लायबिलिटी से कम हो, तो हमने एक केस और एक्स्ट्रा जनरेट किया है यहाँ पे 1.6:1 का, जिसमें करंट एसेट्स की वैल्यू करंट लायबिलिटी से ज्यादा है, यानी करंट एसेट है 1.6 यानी 16,000 और करंट लायबिलिटी है 10,000। इसमें ये A to G के सारे केस यहाँ पे फिर से हम चेक करते हैं कि अगर करंट एसेट ज्यादा होती तो रेशियो पे क्या इंपैक्ट आता। तो पहला केस जो है उसमें कैश पेड टू ट्रेड पेएबल्स ऑफ ₹2,000, यानी दोनों में से पेमेंट हुआ है ट्रेड पेएबल्स के लिए, यानी क्रेडिटर्स टू बैंक हुआ है, इसलिए करंट एसेट्स में से 2,000 माइनस होगा और करंट लायबिलिटी में से भी 2,000 माइनस होगा, तो करंट एसेट्स की वैल्यू 16,000 - 2,000 14,000 हो जाएगी और करंट लायबिलिटी 10,000 - 2,000 8,000, तो रेशियो निकालेंगे 14,000/8,000, तो वो होगा 1.75:1। अब पहले था 1.6, अब हुआ 1.75:1, यानी इंक्रीज हुआ। दूसरे केस में बी में बोला गया कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ ₹4,000, इसकी एंट्री होती है परचेज टू क्रेडिटर, यानी गुड्स भी बढ़ते हैं यानी स्टॉक भी बढ़ता है, करंट एसेट बढ़ती है और करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज होती है,
तो दोनों में 4,000 प्लस करने पे करंट एसेट हो जाएगी 16 प्लस 4 20,000 और करंट लायबिलिटी 10 प्लस 4 हो जाएगी 14,000। सो 20,000 बाय 14,000, इसका आंसर है 1.43:1। 1.6 का 1.43 हुआ, इसलिए यहाँ पे भी ये रेशियो डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट केस में यहाँ पे परचेज गुड्स फॉर कैश बोला गया है, तो इससे क्या होगा कि गुड्स इन्वेंट्री एसेट्स बढ़ेगी और एक एसेट बढ़ेगी और एक एसेट कम होगी, यानी कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा। इसलिए टोटल करंट एसेट्स में वही अमाउंट रहेगी 16,000, 5,000 माइनस एंड 5,000 प्लस करने पे 16,000 अमाउंट और करंट लायबिलिटी भी 10,000। तो ये आंसर 1.6:1 आएगा, यानी यहाँ पे कोई रेशियो में चेंज नहीं होगा, नो चेंज। नेक्स्ट केस में पेमेंट ऑफ डिविडेंड है, डिविडेंड ऑफ ₹3,000। अगेन ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों को अफेक्ट करेगा। करंट एसेट जो 16,000 है उसमें से 3,000 माइनस करने पे रिवाइज करंट एसेट्स हो जाएगी 13,000 और करंट लायबिलिटी में 10,000 माइनस 3,000, तो लायबिलिटी रिवाइज होके होगी 7,000 और रेशियो में 13,000 बाय 7,000, तो उसका आंसर आएगा 1.86:1, यानी कि रेशियो इंक्रीज होगा, इंप्रूवाइज होगा। नेक्स्ट केस में बिल्स पेबल डिस्चार्ज मींस पेड है 1,000 रुपीज। तो इससे क्या होगा, करंट एसेट्स कम होगा, बिल्स पेबल का पेमेंट है, जर्नल एंट्री होगी बिल्स पेबल टू बैंक। तो यहाँ पे करंट एसेट्स में से 1,000 रिड्यूस होगा, तो नेट अमाउंट हो जाएगी 15,000 और करंट लायबिलिटी जो 10,000 है उसमें से 1,000 माइनस करे तो अमाउंट होगी 9,000। तो रिवाइज रेशियो होगा 15/9 यानी 1.67:1, यानी यहाँ पे भी रेशियो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट केस में एफ में बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर 1500, यानी एंडोर्स किया गया बिल्स रिसीवेबल क्रेडिटर को, जिसकी एंट्री होगी क्रेडिटर्स टू बिल्स रिसीवेबल, जिससे करंट एसेट डिक्रीज होगा और करंट लायबिलिटी भी कम होगी। तो करंट एसेट 16,000 माइनस 1500, उसकी वैल्यू हो जाएगी 14,500 और करंट लायबिलिटी 10,000 माइनस 1500 करके हो जाएगा 8,500। तो रेशियो कंप्यूट करते वक्त 14,500 अपॉन 8,500, तो वैल्यू आएगी 1.71:1, यानी यहाँ पे भी 1.6 से वो आंसर 1.71 तक पहुंचा, इसलिए रेशियो इंक्रीज होगा। लास्ट केस जी में बिल्स रिसीवेबल इज एंडोर्स टू क्रेडिटर इज डिसऑनर। जो एंडोर्स करते थे बिल हम, वो बिल अगर डिसऑनर हो जाए तो डिसऑनर के केस में अमाउंट इज अगेन रिसीवेबल फ्रॉम डेटर एंड टू बी पेड टू क्रेडिटर। इसके लिए एंट्री हम करते हैं डेटर टू क्रेडिटर, यानी एक असेट में भी इंक्रीज होगा और लायबिलिटी में भी इंक्रीज होगा। असेट 16,000 में 800 प्लस करके उसकी वैल्यू हो जाएगी 16,800, लायबिलिटी 10,000 में 800 प्लस होकर हो जाएगी वैल्यू 10,800। सो रिवाइज करंट रेशियो, रिवाइज करंट एसेट्स अपॉन रिवाइज करंट लायबिलिटी फाइंड करें 16,800 अपॉन 10,800, तो वैल्यू आएगी 1.56:1। तो यहाँ पे करंट रेशियो डिक्रीज होगा। तो इस तरह से ये जो केसेस है करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो को, कि उसको हमें प्रैक्टिकली समझना है विद द चेंज। और चेंज में ये तीनों पॉसिबिलिटी ध्यान में लेनी है कि दोनों एलिमेंट सेम होते तो क्या इंपैक्ट होती है ट्रांजैक्शन की, अगर असेट कम होती लायबिलिटी के सामने तो क्या चेंजेस है, और अगर असेट्स ज्यादा है तो उसकी इंपैक्ट क्या है रेशियोज के ऊपर, करंट रेशियो के ऊपर। थैंक यू।